जिन्हें अक्सर परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद वैज्ञानिकों में से एक थे। उनका जन्म 6 अप्रैल को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके पिता कपड़ा आयातक थे और उन्हें सीरीज ओपेनहाइमर एक असाधारण रूप से बुद्धिमान और बहुमुखी छात्र थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने यूरोप में सैद्धांतिक भौतिकी का अध्ययन किया, जहां उन्होंने उस समय के कई प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ काम किया। उन्होंने मैक्स बॉर्न के तहत अपनी पीएचडी पूरी की। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। में अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद ओपेनहाइमर संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर के रूप में पद संभाला। उनकी शिक्षण शैली अद्वितीय और प्रेरणादायक थी, जिसने कई प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित किया। वे सैद्धांतिक भौतिकी के कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे, जिनमें क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स और परमाणु नाभिकीय भौतिकी शामिल थे। विश्व युद्ध के दौरान ओपेनहाइमर का जीवन एक नाटकीय मोड़ पर आ गया। उन्हें मैनहट्टन परियोजना का वैज्ञानिक निदेशक नियुक्त किया गया। यह एक गुप्त अमेरिकी परियोजना थी, जिसका उद्देश्य परमाणु बम विकसित करना था। उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक विशाल टीम का नेतृत्व किया। इस टीम में दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमाग शामिल थे। उनका काम अत्यंत दबाव और गोपनीयता के माहौल में किया गया था। ओपेनहाइमर की नेतृत्व क्षमता और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि इस परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। परियोजना का चरमोत्कर्ष जुलाई टेस्ट था। यह न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु हथियार विस्फोट था। इस विस्फोट की शक्ति ने दुनिया को चौंका दिया। ओपेनहाइमर ने इस घटना को भगवद गीता के एक श्लोक के साथ जोड़ा। यह उद्धरण उनके मन में परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता के प्रति गहरी चिंता को दर्शाता है। ट्रिनिटी टेस्ट की सफलता के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। लेकिन मानवता पर एक अमिट छाप छोड़ी। ओपेनहाइमर ने परमाणु ऊर्जा आयोग केईसी की सामान्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की वकालत की। वे हाइड्रोजन बम के विकास के खिलाफ थे, जिसे उन्होंने नैतिक रूप से आपत्तिजनक और अनावश्यक माना। उनकी इस स्थिति ने उन्हें कुछ शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों के साथ संघर्ष में ला दिया। उन्हें सुरक्षा मंजूरी से वंचित कर दिया गया। यह एक विवादास्पद निर्णय था, जिसने उनके करियर को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। उन पर कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने और सोवियत संघ के प्रति वफादार होने का आरोप लगाया गया था। यह आरोप बड़े पैमाने पर शीत युद्ध के दौरान फैले मैकार्थीवाद के माहौल का परिणाम था। ओपेनहाइमर ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया। सुरक्षा मंजूरी रद्द होने के बाद भी उन्होंने
भौतिकी के क्षेत्र में व्याख्यान देना और लिखना जारी रखा। उन्होंने प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी के निदेशक के रूप में भी काम किया। उनका मानना था कि वैज्ञानिकों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपनी खोजों के परिणामों पर विचार करें। उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रसार के खतरों के बारे में लगातार चेतावनी दी। ओपेनहाइमर का जीवन विज्ञान, नैतिकता और राजनीति के बीच जटिल संबंधों का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उन्हें 1923 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा प्रतिष्ठित एनरिको फर्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एक प्रकार की आंशिक बहाली थी। हालांकि उनकी सुरक्षा मंजूरी कभी बहाल नहीं की गई। उनकी विरासत आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग उन्हें एक दूरदर्शी वैज्ञानिक मानते हैं जिसने युद्ध को समाप्त करने में मदद की। अन्य लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने मानवता के लिए एक विनाशकारी शक्ति को उजागर किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने आधुनिक इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका काम और उनके नैतिक संघर्ष हमें विज्ञान और उसके परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी हमें शक्ति और जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ओपेनहाइमर को भाषाओं और साहित्य में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने संस्कृत सीखी और भगवद गीता को मूल रूप से पढ़ा। यह उनकी बौद्धिक जिज्ञासा का एक और प्रमाण था। उनके दोस्त और सहकर्मी अक्सर उनकी तीव्र बुद्धि और व्यापक ज्ञान से प्रभावित होते थे। व्यक्तित्व थे जो कभी कभी आत्मसंदेह और चिंता से ग्रस्त रहते थे। उन्होंने अपनी टीम को एक साथ रखने और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित करने में असाधारण कौशल दिखाया। उन्होंने एक समुदाय का निर्माण किया जहां वैज्ञानिक और उनके परिवार एक साथ रहते थे। यह एक अद्वितीय वातावरण था जो अत्यधिक दबाव के बावजूद सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देता था। ओपेनहाइमर को अक्सर अपनी टीम के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते देखा जाता। रिहानमा केवल एक नेता थे बल्कि एक संरक्षक और मित्र भी थे। परियोजना की सफलता में उनके नेतृत्व की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। ओपेनहाइमर ने परमाणु हथियारों के उपयोग के नैतिक निहितार्थों पर गहराई से विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। उनके युद्धोपरांत के विचार परमाणु हथियारों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण की दिशा में थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों की दौड़ के खिलाफ बात की। उनकी यह मुखरता उन्हें सरकार के भीतर कुछ लोगों के लिए एक समस्याग्रस्त व्यक्ति बनाती थी। सुरक्षा मंजूरी के में ओपेनहाइमर के खिलाफ लगाए गए आरोप अक्सर कमजोर और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थे। यह घटना अमेरिकी इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखी जाती है, जहां राजनीतिक भय ने वैज्ञानिक स्वतंत्रता को दबा दिया। इस घटना ने कई वैज्ञानिकों को भयभीत किया और उन्हें सरकारी सेवा से दूर कर दिया। ओपेनहाइमर ने इस अपमान को गरिमा के साथ सहन किया। अपने बाद के समाज के उन्होंने विज्ञान और समाज के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सार्वजनिक समझ और वैज्ञानिक साक्षरता के महत्व पर जोर दिया। ओपेनहाइमर का मानना था कि वैज्ञानिक समुदाय को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि वैज्ञानिक खोजों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह हमें नैतिक निर्णय लेने और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करती है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम परमाणु युग के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी कहानी हमें शक्ति, ज्ञान और जिम्मेदारी के बीच के नाजुक संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन साथ ही अपनी खोजों के नैतिक बोझ से भी जूझते रहे।
ना ऐसे यह सना से। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाता है कि वैज्ञानिक प्रगति को हमेशा मानवीय मूल्यों और शांति के साथ जोड़ा जाना चाहिए।